दोस्तों अभी बारिश का मौसम चल रहा है और यदि हम गौर करें तो ज़मीन पर बारिश होती है। बारिश होने के बाद पानी इकट्ठा होता है, नदियों के जरिए समुद्र में पहुंच जाता है। समुद्र में फिर से हवाएं पानी को लेकर आती हैं और फिर से ज़मीन पर बरसाती हैं। फिर ये पानी इकट्ठा होकर नदियों के जरिए समुद्र में पहुंच जाता है। इस प्रकार से यदि हम गौर करें तो एक चक्र चल रहा है। किसका चक्र चल रहा है? जल के प्रवाह का चक्र। जल के प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है? समुद्र से हवाओं के जरिए आता है, बारिश होती है ज़मीन पर और ज़मीन पर जो पानी गिरता है वह नदियों के जरिए समुद्र में पहुंच जाता है। तो एक चक्र जो चल रहा है वह निरंतर चलता जा रहा है। किसमें? बारिश के मौसम में। तो इसे हम कह सकते हैं जल का चक्रीय प्रवाह। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आय का चक्रीय प्रवाह। तो जिस प्रकार से हमने जल के चक्रीय प्रवाह को समझ लिया है, ठीक उसी प्रकार आज हमें समझना है आय के चक्रीय प्रवाह को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं आय का चक्रीय प्रवाह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्थशास्त्र में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए समझते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह किस प्रकार से होता है। आय का मतलब कि हमारे पास जो आय आती है, हमारे पास जो पैसा होता है उसका फ्लो किस तरफ रहता है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो पैसा रहता है वह सर्कुलेट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। जैसे आप काम करते हैं, काम के लिए आपको पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है। जब पैसा आपके पास आ जाता है उसके बाद आप अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करते हैं। क्रय करने के बाद वो पैसा किसके पास चला जाता है? दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। उस व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा, तीसरे व्यक्ति से किसी चौथे व्यक्ति के पास चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? एक सर्किल बनता है। जिस सर्किल के अंतर्गत जो आय रहती है हमारी वह सर्कुलेट होती रहती है, उसी को हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। तो वो आज हमें समझना है कि वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में होता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था लेनी है जिसमें कि सिर्फ दो ही क्षेत्र हों। तो हमने यहाँ पर एक कल्पना कर ली है कि एक अर्थव्यवस्था है, साधारण अर्थव्यवस्था है जिसमें सिर्फ दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है फर्म का जो कि क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। दूसरा क्षेत्र है परिवार या हम इन्हें उपभोक्ता भी कह सकते हैं, जो कि फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। अब उपभोग और उत्पादन दोनों के बीच हमें क्या देखना है? आय का प्रवाह देखना है कि किस प्रकार से फ्लो होता है और ये किस प्रकार से पैसा सर्कुलेट होता रहता है दोनों क्षेत्रों के बीच में। तो सबसे पहले जब कोई भी जो इन्वेस्टर रहता है, कोई भी जो उत्पादक रहता है, वह किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उसे ज़रूरत होती है उत्पत्ति के साधनों की। उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, इन सभी को हम क्या कहते हैं? उत्पत्ति के साधन कहते हैं। अब ये साधन कहाँ से मिलते हैं? ये साधन मिलते हैं इन्हें परिवार से। आप जो भी हमारा समाज रहता है, समाज में जो भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं तो सभी साधन उनके पास एकत्रित नहीं रहते। उन्हें क्या करना पड़ता है? साधन जुटाने पड़ते हैं। तो मान लीजिए मैं एक निर्माता बनना चाहता हूँ, किसी भी वस्तु का निर्माण करना चाहता हूँ, तो मुझे कई सारे साधनों की आवश्यकता होगी जो कि उत्पादन में मुझे जरूरी है। मैं क्या करूंगा? उन साधनों को जुटाऊंगा। कहाँ से जुटाऊंगा? जिन लोगों के पास वो साधन उपलब्ध है। अब मान लेते हैं ये परिवार है, परिवार कई सारे हैं। हम सिर्फ परिवार इसलिए लिखा है मैंने ताकि जो परिवार है वह लोगों का एक इंगित करता है। अब इनके पास जो साधन है ये साधन मुहैया कराएंगे किसको? फर्मों के लिए। तो ये जो तीर आप देख रहे हैं, जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो तीर है, हम इन तीर को क्या कर लेते हैं? किसी नाम से इंगित कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आसानी से आ जाए। तो जो सबसे नीचे वाला है मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, और जो दूसरा वाला है इसको कर देता हूँ बी, और जो तीसरा वाला है इसको सी कर लेते हैं और चौथे वाले को हम डी कर देते हैं। अब हमारे पास चार तीर हैं। अब हम एक एक करके समझ लें। पहले ए वाले को समझ लें। तो ए वाले का तीर का जो है वो फ्लो हो रहा है किस तरफ? फर्मों की तरफ। मतलब परिवार से प्रवाह हो रहा है फर्म की तरफ। फर्म की तरफ क्या प्रवाह कर रहे हैं? उत्पादन के साधन, जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये सब क्या है? फर्में किसे परिवार किसको उपलब्ध करा रहे हैं? फर्मों के लिए। क्या क्या? भूमि मिली
तो वो फिर फैक्ट्री लगाएगा, मशीनरी उसमें स्थापित करेगा, फिर उसे कुछ पैसा भी चाहिए तो पैसा बैंक से लेगा, साहूकारों से लेगा, जिसके पास पूंजी होगी वो फर्म में लगा देगा। श्रम के रूप में फर्म में जो भी मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा, लेबर होगी, जितनी भी लोगों की आवश्यकता होगी वो भी परिवार उपलब्ध कराएंगे। साहस भी परिवार ही देंगे, तभी तो वो फर्म लगा पाएगा। अब फर्में क्या करेंगी, इसके लिए दूसरे हम तीर पर पहुंच जाते हैं, जिसका नाम रख दिया है हमने क्या, बी। अब बी में देखिए क्या हो रहा है, कारकों की अदायगी। मतलब कि जो सेवाएं, कारक सेवाएं परिवार फर्म को मुहैया करा रहे हैं उनका पेमेंट कर रहा है। फर्म क्या करेगा, उनका पेमेंट करेगा। बिना पैसे का कोई भी व्यक्ति अपना सामान नहीं देगा, भूमि भी नहीं देगा, पैसा भी नहीं देगा। पैसा देगा तो उसका क्या लेगा, ब्याज लेगा। इसी प्रकार से फर्में देखिए, अब फर्म कारकों की अदायगी करेगी तो भूमि के लिए क्या देगी, वह लगान देगी, और पूंजी के लिए क्या देगी, ब्याज देगी, श्रम के लिए मजदूरी देगी, और साहस के लिए लाभ मिलेगा। तो ये क्या कर दिया, कारकों की अदायगी कर दी। कारकों की अदायगी मतलब इन सेवाओं के बदले परिवार को क्या मिल गया, पैसा मिल गया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आय बोल सकते हैं। परिवारों की आय, परिवारों की इसको आय हो गई। मतलब जैसे मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूं और वह फैक्ट्री किसी वस्तु का निर्माण करती है, तो उस फैक्ट्री के द्वारा जो मुझे सैलरी मिलेगी वह क्या हो गई, मेरी आय हो गई। अब आ जाते हैं हम ऊपरी भाग पर। ये ऊपर नीचे का कोई वो नहीं है, हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं और इसको नीचे भी कर सकते हैं। बस समझने के लिए सबसे पहले हमने नीचे वाला भाग समझ लिया। अब चलते हैं हम ऊपर। यहाँ तो क्या हो गया, हमने साधन उपलब्ध कराए, सेवाएं उपलब्ध कराई फर्म के लिए, और फर्म ने उत्पादन कर लिया, और हमें कुछ जो भी हमारा बनता था, भूमि का, पूंजी का, श्रम का, साहस का, उसका फर्मों ने हमें क्या कर दिया, भुगतान कर दिया, जो हमारी आय हो गई, परिवारों की आय हो गई। अब देखिए, जो फर्मों ने उत्पादन किया है वस्तुओं का, ये क्या करेंगी फर्में, इन वस्तुओं को परिवारों को बिक्री कर देंगी। तो सी वाले तीर पर यदि हम चलें, देखें तो क्या दिख रहा है हमें, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री फिर फर्में किसे करेंगी, परिवार को ही। अब परिवारों को जो आय हुई है, किससे आय हुई है, फर्म से, वही आय वह वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर देगी। तो आप चौथे वाले तीर पर देखेंगे तो वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय कर दिया। जो आय हुई थी वो व्यय कर दी। तो अब जो आय थी वो किसके पास आ गई है, फिर से फर्मों के पास। तो ये फर्मों की आय हो जाएगी, जिसे हम लाभ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लाभ, या फर्मों का आय या उनकी इनकम जो भी है। पहले देखिए, सबसे पहले पैसा कहाँ आया, परिवारों के पास। परिवारों ने वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय किया, पैसा कहाँ पहुंच गया, फर्मों के पास। ये फिर से उत्पादन करेंगी वस्तुओं का, ये फिर से कारक उपलब्ध करा रहे हैं, इनके पास फिर से आय आएगी। ये फिर से वस्तुओं की बिक्री करेगा, फिर से व्यय होगा, पैसा फिर से उनके पास पहुंच जाएगा। तो ये जो चक्र रहता है, ये चक्र जीवन पर्यंत चलता रहेगा। जब तक फैक्ट्री रहेगी, जब तक परिवार रहेंगे, तब तक चलता रहेगा। और इसमें जो आय का प्रवाह हो रहा है, फर्मों से परिवार की तरफ और परिवार से फर्मों की तरफ, इसी को हम बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। तो ये आसानी से समझ में आ गया। अब ये दो रूपों में होता है। यदि हम इन्हें दो पॉइंट में बांटें, एक ऊपर वाले में और एक नीचे वाले में, तो क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, फर्में उत्पादन के लिए विभिन्न साधन प्राप्त करती हैं परिवारों से, एवं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर परिवार को बिक्री कर देती हैं। विभिन्न साधन प्राप्त करती हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं और परिवारों को बिक्री कर देती हैं। फर्में परिवारों को साधनों के बदले मुद्रा देती हैं। कौन से साधनों के बदले, उत्पादन के साधनों के बदले मुद्रा देती हैं। परिवार मुद्रा से वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदते हैं, तो जो आय रहती है वह सर्कुलेट होती रहती है। ये दो पॉइंट हो गए। तो इसको समझने में तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, ना तो हमने इसमें सरकार को जोड़ा है, ना तो विदेश से कोई व्यापार हो रहा है, ना ही कोई तीसरी संस्था है। केवल दो क्षेत्र हैं, एक परिवार और एक फर्म। मतलब एक तो हो गया उत्पादक और एक हो गया उपभोक्ता। तो ये साधारण सी अर्थव्यवस्था हमने ली थी।
लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ये हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ हम इसकी मान्यताओं पर गौर कर लें कि ये मान्यताएं क्या क्या लेनी पड़ेंगी इसमें, क्योंकि हम यदि दो क्षेत्र ले रहे हैं तो फिर इस कंडीशन में होगा क्या क्या इसका निकल कर आएगा निचोड़। यदि हम इनका निकालें तो इस प्रकार के सर्कुलेशन का क्या निचोड़ निकल के आता है। तो उसके लिए मैंने ये 3 पॉइंट लिख दिए हैं। पहला पॉइंट देखिए, परिवार अपनी पूरी आय वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर देते हैं, मतलब कि बचत शून्य हो जाती है। परिवारों को जितनी आय हो रही है कारकों की सेवाओं से, वह पूरी आय वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर देते हैं, मतलब कि जितनी आय हुई उतना खर्च कर दिया, तो बचत क्या हो गई है? शून्य हो गई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा बिक्री की मात्रा के बराबर होती है। जो भी वस्तुएं उन्होंने उत्पादित की हैं फर्मों ने, उन वस्तुओं की पूरी मात्रा की बिक्री कर दी है, मतलब कि दोनों बिक्री की मात्रा के बराबर होगी, मतलब कि जो स्टॉक रहेगा माल का वो क्या हो जाएगा? फिर शून्य। यानी आय पूरी खर्च कर देंगे तो बचत क्या हो जाएगी? यहाँ पर बचत शून्य हो जाएगी। और उत्पादन की मात्रा बिक्री की मात्रा के बराबर है, मतलब कि स्टॉक भी फर्मों के पास क्या होगा? शून्य होगा। स्टॉक भी शून्य होगा। ये 2 मान्यताएं हुई। इसके बाद तीसरी देखिए, वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री से प्राप्त मुद्रा परिवारों को दिए साधनों के प्रतिफल के बराबर होनी चाहिए होगी। और तब इस कंडीशन को देखेंगे तो जो उत्पादकों का लाभ है वो भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फर्मों ने अदायगी की किसकी? कारकों की अदायगी की, लगान ब्याज मजदूरी के रूप में, तो वो हुई परिवारों की आय। परिवारों ने पूरी आय किस पर व्यय कर दी? वस्तुओं एवं सेवाओं पर। अब जो आय है वो इसकी बराबर है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बराबर है, तो मतलब कि जब दोनों बराबर है तो फिर इसे लाभ होगा? लाभ नहीं होगा। लाभ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बस ये जो चक्र है वो यूं ही चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाता है? सर्कुलेशन हो जाता है 2 क्षेत्रों में, जहां पर लाभ भी शून्य होता है, बचत भी शून्य होती है और स्टॉक भी शून्य होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। कोई भी परिवार हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो भी उसकी आय रहती है उसमें से वह कुछ ना कुछ बचा के रखता है, मतलब अपनी आय में से बचत जरूर करता है। अब बचत जरूर करता है तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पर यदि हम एक तीर और बना लें और उसमें बचत का जोड़ दें तो फिर क्या होगा? आय का सर्कुलेशन किस प्रकार से होगा वो भी समझ लें। अब देखिए, परिवारों की जो आय है कारकों से इसे क्या मिलती है? आय मिलती है। आय से वो क्या कर लेता है? बचत कर ले, और बचत को कहीं ना कहीं जमा करेगा, या तो जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें करेगा, या फिर जो जमा करने के लिए अभी उपलब्ध रहती हैं संस्थाएं जैसे कि बैंक, तो बैंक में उसने अपनी आय जमा कर दी, जो भी उसकी बचत है। मतलब आय कुछ तो खर्च कर दी और कुछ बचत के रूप में कहाँ पर जमा कर दी? बैंक में जमा कर दी। अब बैंक में जमा कर दी मतलब कि पूरी आय उसने वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च नहीं की है। वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च नहीं की है तो इसका पूरा माल भी नहीं बिकेगा, मतलब कि इसके पास स्टॉक भी बचा होगा। फर्मों के पास फिर स्टॉक बचेगा। स्टॉक बचेगा तो फिर ये आगे उत्पादन नहीं कर पाएंगे। उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे बिक्री नहीं होगी, क्योंकि परिवार बचत कर रहे हैं। तो फिर ये फर्मों के जो वो रहते हैं, उद्योगपति रहते हैं, वो क्या करेंगे? बैंकों से ये लोग लोन लेंगे। ये क्या ले लेंगे? लोन ले लिया। लोन लेने वाले व्यक्ति और बचत करने वाले व्यक्ति दोनों अलग अलग हैं। परिवारों में से जिन्होंने बचत की है और बैंक में जमा कर दी है ये व्यक्ति अलग हैं। जो उत्पादन कर रहे हैं, बैंक से जो पैसा ले रहे हैं लोन के रूप में, वो व्यक्ति अलग हैं। तो ये जो लोन ले रहे हैं और पैसा उत्पादन में लगा रहे हैं, ये क्या होगा? ये होगा इनका इन्वेस्टमेंट, निवेश। अब निवेश और बचत, जो बचत है यानी कि जो सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो, जो बचत है वह निवेश से ज़्यादा हो, तब आय का चक्रीय प्रवाह क्या होगा? कम होगा या ज़्यादा होगा? ये बात पूछी जाती है, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो जब
बचत ज़्यादा होती है निवेश से, इन्वेस्टमेंट से, तब जो प्रवाह रहता है आय का वो कैसा हो जाता है, वो कम हो जाता है। और जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है बचत से, किससे, सेविंग से, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, तब जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, वो बढ़ जाता है, फिर पैसा मार्केट में ज़्यादा आ जाता है। तो ये दो कंडीशन भी यहाँ से निकल के आती हैं। अब देखिए हमने ये क्या बनाई है, एक साधारण सी अर्थव्यवस्था बनाई है जिसके अंतर्गत दो क्षेत्र हैं। अब मैं कहूँ कि इन दोनों क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। अब यहाँ योग तो किस प्रकार से, यहाँ पर जो आय हो रही है वो देखिए, एक जगह तो परिवार को हो रही है, एक जगह फर्मों को हो रही है, तो हम किसकी आय जोड़ें, परिवार की जोड़ें या फिर फर्मों की जोड़ें, किसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय निकालें। तो देखिए हमने जो चिन्हित किया है हम इन्हीं के आधार पर देख लें। तो जैसे कि हम ये डी वाले पॉइंट को देखें, डी वाला जो तीर है हमारा उस पर ध्यान दें, तो उस पर क्या हो रहा है, वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय हो रहा है। यदि हम इन सेवाओं के और वस्तुओं के अंतिम मूल्य का योग करें या जो टोटल व्यय किया गया है उसको जोड़ें, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, व्यय विधि। पहली क्या हो जाएगी, व्यय विधि, जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। मतलब जितना भी वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया गया है उसको जोड़ लें तो वो हो जाएगी व्यय विधि। कितना उत्पादन हुआ है उस पर ध्यान हमें नहीं देना है, केवल कितना व्यय हुआ है, जितनी आय हुई थी उसमें से उन्होंने बचत भी कर ली और कितना खर्च कर दिया उस टोटल खर्च को जोड़ लेंगे। जैसे भी राष्ट्रीय आय निकलेगी वो क्या हो जाएगी, फिर व्यय विधि के द्वारा। इसके बाद सी पॉइंट पे आ जाइए। सी पॉइंट पे देखिए, वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी उत्पादन होता है उनके अंतिम मौद्रिक मूल्य को जब योग कर लिया जाता है तो वो हो जाती है हमारी दूसरी उत्पादन विधि। कौन सी विधि हो जाएगी फिर, ये उत्पादन, क्योंकि हम किसका मूल्य जोड़ रहे हैं, टोटल उत्पादन का, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है उन सभी को मूल्य जोड़ लेंगे, अंतिम मूल्य जोड़ लेंगे, तो वो किसके द्वारा निकलेगी फिर राष्ट्रीय आय, उत्पादन विधि के द्वारा। इसी प्रकार अब एक और फैक्टर यहाँ पे निकल रहा है, देखिए परिवार ने फर्म के लिए उत्पादन के साधन उपलब्ध कराए, कारक सेवाएं उपलब्ध कराई। कारक सेवाओं के बदले जब फर्मों ने उनकी कारकों की अदायगी की तो उन्हें क्या हुई, आय प्राप्त हुई। अब इसको यदि हम जोड़ लें तो ये क्या हो जाएगी, फिर आय हो जाएगी। तो इसके मूल्य को यदि हम जोड़ें, कारकों के मूल्य को भी जोड़कर हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। तो ये किससे हो जाएगी, लेकिन आय विधि के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगी ये, आय विधि। तो यहाँ पर तीन विधियां हमारी निकल के आ गई हैं जिनके द्वारा हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। एक तो व्यय विधि, दूसरी उत्पादन विधि, तीसरी आय विधि। मतलब टोटल आय के द्वारा भी हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं, उत्पादन के द्वारा भी राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं और